नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। आप देख रहे हैं द रेड माइक। आप लोगों का बहुत स्वागत। हमारे साथ हैं मिस्टर एस श्रीनिवासन, एडिटर इन चीफ द फेडरल के। एक चीज आज समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार आपने संकेत। खबर में तो नमस्कार नमस्कार मिस्टर श्रीनिवासन। एक चीज आज समझने की हम कोशिश करेंगे कि साउथ इंडियन स्टेट्स और खास तौर से तमिलनाडु में आप जैसे कि खबरों में भी देख सकते हैं, एक बहुत तगड़ा बवाल छिड़ा हुआ है और वो है हिंदी इम्पोजिशन को लेकर के। नई लड़ाई नहीं है, नई बातचीत भी नहीं है, लेकिन एक बार फिर से ऐसे लगता है कि तमिलनाडु में ये बात और ये चर्चा आम हो गई। तो बड़ा सवाल ये है और ये जानने की कोशिश करेंगे कि तमिलनाडु को हिंदी से इतना परहेज क्यों, हिंदी इम्पोजिशन क्यों माना जाता है इसको, लैंग्वेजेस को लेकर के इतना ज्यादा उग्र हो करके विरोध हिंदी का तमिलनाडु क्यों करता है। तो ये इस बेसिक चीज को समझना आज बहुत जरूरी है, इससे पहले कि हम आगे अपना मत बनाएं और अपनी बात कहें। श्रीनिवासन जी, आपके पास एक एडवांटेज रहा है। आप दशकों तक नॉर्थ इंडिया में भी रहे हैं और दशकों तक तमिलनाडु में भी रहे हैं, और इस पर्सपेक्टिव को जितने अच्छे से आप समझा सकते हैं और समझते हैं, उतना शायद आइसोलेटेड रह करके लोग नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, तमिलनाडु को हिंदी से इतना परहेज क्यों है? संकेत, धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। ये बड़ा अहम मुद्दा है, इसको हमें समझना चाहिए। और मैं जब उत्तर में रहता था, मुझे भी ठीक से बात समझ में नहीं आती थी। मैं आया तमिलनाडु, यहाँ कुछ साल रहा, उसके बाद मेरे समझ में आया कि इतना इतना उनको क्यों इस पे इतना इमोशनल हो जाते हैं भाषा को लेके। उसका कारण है और इसके पीछे एक बड़ा लंबा इतिहास है। ये आज का कल का नहीं है। ये 1937 से शुरू हुआ है। तब पहली बार राजगोपालाचारी यहाँ के एक्टिंग मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री नहीं थे तब, गवर्नर जनरल थे वो। और उन्होंने कहा कि हिंदी जरूरी है, सब लोगों को हिंदी सीखना चाहिए। और उस पर लेकर बड़ा बवाल हुआ और ये एजुकेशन 3 साल चला। उसमें 2 लोग मारे गए, कई लोग जेल गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम हिंदी को जोर नहीं देते हैं उस पर। फिर इंडिपेंडेंस के बाद भी 48 में फिर से बात उठी। ओमंदुर रामास्वामी रेड्डी यहाँ के पहले मुख्यमंत्री हुए और उन्होंने कहा भाई हिंदी जरूरी है, पढ़ाया जाना चाहिए। इसमें बड़ा विरोध हुआ, उनको फिर वो ऑर्डर विड्रॉ करना पड़ा। फिर आप आइए 64 में 65 में जब ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट बना, उसमें हिंदी को एक अकेला भाषा माना गया कि जो कि राष्ट्रभाषा होगा। और इस पे बड़ा विरोध हुआ। और 1 साल बाद जब उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जब हम बनाएंगे इसको, इसमें हम इसको अकेला एक भाषा नहीं रखेंगे। और उन्होंने कहा कि उसका फर्दर अमेंडमेंट होगा। इसमें भी कई लोग इस एजिटेशन में पार्टिसिपेट किया, कई लोग मरे इसमें, कई लोग जेल गए और बड़ा लंबा पूरे प्रदेश में बवाल हुआ। और फिर फाइनली 1967 में एक उनको फिर अमेंडमेंट करना पड़ा इस एक्ट में, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में, कि सिर्फ हिंदी एक राष्ट्रभाषा नहीं होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा हिंदी को, और उसके साथ अंग्रेजी भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। तो पहले इनको इस बात का चिंता हुआ कि शायद सिर्फ अकेले हिंदी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा, इसी पे बड़ा बवाल हुआ था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसके साथ साथ इंग्लिश को भी रखेंगे। अब उसके बाद अगले साल फिर 1968 में एक और बड़ा, क्योंकि इसमें एक लिमिट था कि सिर्फ 15 साल तक ही ये रहेगा, उसके बाद ये अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये कहा गया कि नहीं, ये अनिश्चित तौर पे अंग्रेजी जो है एक लिंक लैंग्वेज रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको फिर समझाता, लिंक लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि मध्य जो सरकार है, जो दिल्ली में जो सरकार है, वो अपना जितना कामकाज होगा ऑफिशियल, वो करेगा इंग्लिश में। और जितने भी बाकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगे, जो स्टेट के साथ रिलेशनशिप होगा, या वो हिंदी में प्रयोग कर सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे। सो ये राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। और ये भी एक फ्रीडम दिया गया कि सभी जितने राज्य हैं
वो अपनी अपनी भाषाओं को उसका उपयोग कर सकते हैं अपने अपने प्रदेश में उनके ऑफिशियल प्रयोग के लिए। आप समझिए फॉर इंस्टेंस कोई जैसे कोई राशन कार्ड लेने जाए तमिलनाडु में, उसको ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, वो क्या करेगा? उसको जरूरी है कि वो अपने भाषा में बात करे। यही कर्नाटक में ले लीजिए, अंदर ही गाँव में आप जाएंगे अंदरूनी तो उनको उनके साथ भी ये दिक्कत है, इसलिए ये उनको फ्रीडम दिया गया। मगर जब ये अमेंडमेंट हुआ 1968 का, उसमें तमिलनाडु को एक खास एक रियायत दी गई। ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पूरे देश के लिए अडॉप्ट हुआ, मगर सिर्फ तमिलनाडु के लिए ये कहा गया कि आपका 2 भाषा आपका ठीक है, उससे चल जाएगा, क्योंकि वहां पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के लिए बड़ा विरोध हुआ। उनको ये लगा बार-बार कि आप तीसरी भाषा, भाई उसमें तो अभी भी जो है नया जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें ये कहीं नहीं कहा गया कि आप हिंदी को मुख्यत्व दें। उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि नेशनल लैंग्वेज, सॉरी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश होगा और हिंदी होगी। इसके अलावा राज्यों में जो चाहे वो भाषा उसको चुन सकते हैं। ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए हिंदी का प्रयोग होगा, सिर्फ इतना ही कहा गया है। मगर तमिलनाडु को बार-बार ये लगता है कि बैकडोर एंट्री हिंदी का हो जाएगा और उसका वो लगातार विरोध करते आ रहे हैं। इसको और आगे समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये विरोध क्यों बार-बार होता रहता है। तमिल को वो अपना एक पूरा एक मातृभाषा ही नहीं मानते, वो अपना एक आइडेंटिटी मानते हैं। उनकी जो पूरी पहचान है तमिलियन की, और ये जितना भी पॉलिटिक्स हुआ, आप देखेंगे कांग्रेस इस प्रदेश में बिल्कुल नहीं है, बीजेपी भी नहीं है। बीजेपी बहुत कोशिश कर रहा है जैसे-तैसे अपना पाँव जमाने के लिए। उसमें काफ़ी अभी भी उसको हासिल, जो उनको एक सक्सेस मिला है, वो यहाँ हासिल नहीं हुआ, आस-पास इवन केरल में मिला है, यहाँ कुछ नहीं मिला उनको। वो इसलिए कि आइडेंटिटी तमिल है यहाँ का। और यदि कांग्रेस को यहाँ से यदि बाहर जाना पड़ा, और अभी पिछलग्गू है कांग्रेस यहाँ पर, द्रमुक पार्टी के पीछे, दोनों ही डीएमके, एडीएमके। क्यों? इनका पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल बेस है, वो लैंग्वेज को लेके बना है। और जितने एजिटेशन में करुणानिधि लाइमलाइट में आए, और डीएमके के बड़े नेता हैं, इसके पहले अण्णादुरई जो कि जिन्होंने डीएमके के फाउंडर हैं, उन्होंने भी लैंग्वेज पॉलिसी को ही आगे बढ़ाया। उसके बाद आप देखेंगे करुणानिधि आए, उन्होंने डीएमके का जो फॉर्मेशन किया, उन्होंने फाउंडर थे वो भी लैंग्वेज एजिटेशन में ऊपर आए। तो एंटी हिंदी जो 2 इनके बड़े वो रहे, एंटी ब्राह्मण और एंटी हिंदी। दूसरी एक बड़ी भाषा, एक बड़ी इसमें एक समझने की बात है, संस्कृत का इम्पोजिशन को बहुत अपोज करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हिंदी जो है वो एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है, जो कि संस्कृत से उभरा हुआ है और उसकी जननी संस्कृत है। इसी प्रकार से वो ये मानते हैं कि हाँ जो है द्रविडियन है। दोनों में बड़ा फर्क है इनके भाषा में, दोनों के लेखन में, और उसके बोले जैसे बोलते हैं, क्योंकि 2 अलग-अलग एक तरह से मानिए कि 2 अलग स्ट्रीम्स हैं ये। इसलिए यहाँ के लोगों को दिक्कत भी होती, शुरू में बड़ी होती थी कि कैसे सीखें, कैसे समझें इस भाषा को। मगर मैं एक बात बताऊँ, ये तो पॉलिटिक्स है, मैंने आपको समझाया अभी तक क्या हुआ है और क्यों ये 3 भाषा या 2 भाषा को लेके झगड़ा है यहाँ पर। जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तीसरी भाषा हिंदी सीखने के लिए तैयार है यहाँ पर। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, यहाँ पर हिंदी प्रचार सभा है, तो बहुत सारे लोग वहाँ जाके हिंदी सीखते हैं। इनफैक्ट हिंदी प्रचार सभा का सबसे ज़्यादा भारत में कहीं पर लोग जाके अपने आप को एनरोल करके पढ़ते हैं, तो तमिलनाडु में। तो हिंदी सीखने में परहेज नहीं है। उनको सिर्फ आपत्ति है या डर है कि आप हिंदी मेरे ऊपर थोपे नहीं, आप थोप नहीं सकते। ये उनका मेन रीज़न है। श्रीनिवासन जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से इतिहास में जा करके समझाया कि पृष्ठभूमि क्या रही है। इसी लिहाज से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि ये राजनीति ज्यादा है और शायद जमीन पर परिस्थितियां ऐसी नहीं है, क्योंकि अगर लोगों को परहेज होता तो फिर वो हिंदी प्रचार सभा में जाकर के हिंदी नहीं सीख रहे होते। देयर वुड हैव बीन डिस्डेन कि हमें सीखना ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। तो आपको लगता है ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल टूल रहा है तमिलनाडु में, जिसको इस्तेमाल किया गया है
फॉर गुड बैड मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन एज अ टूल। देखिए, भाषा क्यों सीखा जाता है, हम लोग क्यों सीखते हैं भाषा? वो इसलिए सीखते हैं कि यदि उसका कोई उपयोग हो। यदि किसी भाषा को सीखने से मुझे कोई उपयोगिता नहीं है, तो मैं उसको नहीं सीखूंगा। फॉर इंस्टेंस, मैं तमिलनाडु में मेरी पैदाइश हुई है। मैं उत्तर भारत में ही रहा हूँ, मध्य प्रदेश में रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ। तो मुझे प्रयोग हुआ हिंदी का ना, तभी मैं वहां पर रहन सहन मेरा आराम से कट सका। ऐसे ही यदि कोई उत्तर भारत से दक्षिण में आता है, उसको भी जो है यहाँ की भाषा तो सीखनी होगी, समझना होगा। कैसे समझे, कैसे? तो इसमें एक यूटिलिटी वैल्यू है, सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं है। देखिए, नौकरी के लिए बहुत सारे लोग पलायन करके उत्तर भारत से दक्षिण में आ रहे हैं, उनको भी इस भाषा की जरूरत है। मगर इसलिए भाषा को लेके ये जो पूरा का पूरा ये जो चलता है, वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, उसकी यूटिलिटी पे भी है। और भाषा को सिर्फ आप यूटिलिटी के नजरिए से भी नहीं देख सकते, वो बड़ा लिमिटेड हो जाता है। एक कल्चरल चीज है, एक पूरा का पूरा जो एक समुदाय है, और उसकी जो पूरी कायाकल्प है भाषा के ऊपर है। इसको आप इतना हल्के से नहीं ले सकते। और यहाँ तमिल में और ज्यादा इसका इसलिए उनका एक अपना प्राइड है, क्योंकि एक एंशिएंट लैंग्वेज भारत का, पूरी दुनिया का, यदि आप क्लासिकल लैंग्वेजेस को लें तो तमिल एक क्लासिकल लैंग्वेज है। उसमें ये भी एक वो है कि संस्कृत जितना पुराना है, उससे ज्यादा पुराना तमिल है। उसकी भी काफी यहाँ पर रिसर्च हुए हैं, कई लोग यहाँ पर वो भी बोलते हैं। तो इन सब बातों को लेकर ये सिर्फ आप इस तरीके से नहीं देख सकते कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू है। ये बड़ा क्लोज लोगों का जुड़ा हुआ एक कल्चरल इशू भी है। तो अब क्या होता ये है जो कि डायनामिक्स आप बता रहे हैं श्रीनिवासन जी, ये जो आप बता रहे हैं कि पुरानी भाषा और उसको बचा करके रखना है और कोई थोपे नहीं, वो सारी चीज मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अभी आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग और रोचक बात बताई, और वो ये थी कि जब कोई और आता है तो उसको भाषा सीखनी होती है। जैसे कि आप जब नॉर्थ में थे तो आपने वहां की भाषा सीखी, तभी आप कम्युनिकेट कर पाए। तो ये जो यूटिलिटेरियनिज्म है भाषा का, कि मतलब मेरी उपयोगिता, कि मैं अगर कहीं हूं तो मैं वो भाषा सीख रहा हूं, ये तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है ना। कोई बंगाल जाएगा तो बंगाली सीखे बिना नहीं रह पाएगा, वो उसके ही काम काज के लिए आसानी है। या कोई अगर तमिलनाडु आकर के काम करता है, वो अगर यहाँ क्लिष्ट हिंदी बोलेगा तो ऑब्वियसली आपको काम ही नहीं मिलेगा। सेलम में मैं बहुत सारे ऐसे नॉर्थ इंडियंस को जानता हूँ जो बिजनेस कर रहे हैं और ऐसी फर्राटेदार तमिल बोलते हैं कि वो नॉर्थ में तो किसी को समझ में ही ना आए। तो आपको नहीं लगता है ये डायनामिक्स अपने आप ही, कॉमर्स विल डिक्टेट, लाइफस्टाइल विल डिक्टेट, कम्युनिकेशन विल डिक्टेट, उसमें इतना ज्यादा इंटरवेंशन की जरूरत क्यों महसूस होती है तमिलनाडु को? वो इसलिए कि ये एक फेडरल इशू भी है। यदि आप हमारा देश का यदि ढांचा समझें, हम फेडरल इन नेचर हैं। जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में है हमारा, सभी राज्यों को उनका अपना महत्व दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यदि कहा जाता है 3 लैंग्वेज पॉलिसी, अब मैं नॉर्थ में रहा हूँ, वहां पर मैंने मेरी पढ़ाई परवरिश वहीं हुई है, तो क्या भाषा मैंने सीखा? मैंने सबसे पहले तो इंग्लिश सीखा, उसके बाद मैंने हिंदी भी सीखी, और तीसरा लैंग्वेज मेरा क्या हुआ? होना तो ये चाहिए था, ओरिजिनली जो लैंग्वेज पॉलिसी था, 3 लैंग्वेज पॉलिसी, उसमें कहा गया, और अभी भी ये कहा गया, एनी 2 इंडियन लैंग्वेजेस वो कंपलसरी है ना। एनी 2 इंडियन लैंग्वेजेस में मॉडर्न लैंग्वेज, वो भी एक शब्द का प्रयोग है, मॉडर्न लैंग्वेज। तो होना तो ये चाहिए था, जो ओरिजिनल जो उद्देश्य था कि इस देश का अच्छा इंटीग्रेशन हो, आपस में मेल मिलाप हो लोगों का, कि दक्षिण से लोग जो हैं वो हिंदी सीखें और उत्तर से लोग भी बाकी भाषाओं को सीखें। या तो वो बंगाली सीखें, या उड़िया सीखें, या आसामी सीखें, या तमिल सीखें। मगर हुआ क्या है कि ये प्रैक्टिकल नहीं था और इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाया। तीसरा भाषा मैंने क्या सीखा? मैंने संस्कृत सीखा। और संस्कृत से, इसलिए कई लोगों को प्रेफर करते हैं संस्कृत। यदि संस्कृत नहीं मिलता है तो जर्मन सीख लेते हैं, फ्रेंच सीख लेते हैं, क्योंकि नंबर ज्यादा मिलते हैं, है ना। तो लोग फिर इंटीग्रेशन कहाँ से होगा? तो ये फेडरल इशू से आप देखा जाए कि यूनिटी या देश का जो हमें एक हमको साथ रहना चाहिए, एक देश होना चाहिए,
ये दायित्व क्या सिर्फ साउथ पे है? ये क्या वन डायरेक्शनल है? क्या नॉर्थ में भी लोगों को यहाँ की भाषाओं को नहीं सीखना चाहिए? तो ये एक प्रश्न उठता है और नेताओं ने ये बात उठाई। उन्होंने कहा कि ये जो आइडेंटिटी है, इट कांट बी यूनिडायरेक्शनल। वहां पर भी लोगों को सीखना होगा और वो इसलिए नहीं हो पाता है। मैं बताता हूँ कि यदि मैं सपोज मैं ग्वालियर में पढ़ता हूँ और मुझे चाहिए मेरे को अपना मदर टंग, क्योंकि ये चीज बड़ा जरूरी है। जो बच्चा अपनी भाषा अपने मातृभाषा में जो सीखता है ना, बड़ी जल्दी सीखता है मातृभाषा से। उसका उसकी जो एजुकेशन है बहुत अच्छे से होती है। अब वहां पर टीचर कहाँ से आएंगे? यदि एक दो बच्चा है स्कूल में तो उनके लिए टीचर कहाँ से आएंगे? तो पॉलिसी तो बना दी इन्होंने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? तो ये उत्तर भारत में ये हुआ है कि जिस तरीके से प्रचार होना चाहिए था दक्षिण भाषाओं का या अन्य भाषाओं का, वो नहीं हुआ है। दूसरा एक प्रॉब्लम इसमें एक और है, करीब 40 के ऊपर, आई थिंक 43% हिंदी स्पीकिंग है। तो उन्होंने ये आर्गुमेंट है कि भाई मेजॉरिटी लोग तो हिंदी बोलते हैं, 43% है। मैं उस मुद्दे में नहीं जा रहा है कि हिंदी के अंदर भी बाकी भाषाएं हैं, ब्रज है या अवध है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। हिंदी 43% है तो मेजॉरिटी है। ज्यादातर लोग हिंदी समझते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। तो क्यों नहीं वो एक राष्ट्रभाषा में उसका एक होना चाहिए? उसका एक कारण है, एक आर्गुमेंट इसका ये भी है जो अन्नादुरई ने दिया है कि देखिए, वो यूनिफॉर्म पूरे देश में हिंदी फैला हुआ नहीं है। वो सिर्फ एक रीजन स्पेसिफिक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जिसको वो एक पॉलिटिकल भाषा में काउ बेल्ट भी बोला जाता है, जो मैं यहाँ पर यूज नहीं करना चाहता, जो कि हिंदी भाषी, जो हिंदी पट्टी है, हिंदी पट्टी है, वहां के लोगों में कंसंट्रेटेड है। इसलिए दिक्कत यह है कि उससे बाहर निकलें तो आपको किसी और भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए वो एक भाषा को राष्ट्रभाषा कहना उचित नहीं होगा। ये काउंटर आर्गुमेंट है और उसमें मुझे एक वैल्यू दिखता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इसको हम मानेंगे नहीं। देखिए, पॉलिटिकल लैंग्वेज बड़ी रोचक होती है। पार्लियामेंट में जब स्पीच दिया तो अन्नादुरई ने ये भी कहा कि देखिए, मेजॉरिटी आप कहें, मेजॉरिटेरियन से आप जाना चाहें तो देश का जो है राष्ट्र पक्षी जो है वो कौवा होना चाहिए, क्योंकि कौवे बहुत हैं। आप तो ये उनका पार्लियामेंट में एक स्पीच उन्होंने कहा था। तो ये एक वो है, बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और बड़ा सेंटिमेंटल इशू है और लोग इसको तमिलनाडु में बहुत ज्यादा क्लोजली उसको समझते हैं। आपको एक ताजुब और होगा। हाँ जी, आपके मन में ये प्रश्न होगा हाँ, कि बताइए केरल में क्या होता होगा, कर्नाटका में क्या है, आंध्र प्रदेश में क्या है और तेलंगाना में क्या है? वहां पर भी तो दक्षिण मतलब नॉन हिंदी हिंदी भाषी वहां रहते हैं। आसाम में क्या हो, मेरे को लगता है सबका अपना अपना कल्चर है। केरल में कोई दिक्कत नहीं, 3 लैंग्वेज उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। कर्नाटका ने 3 लैंग्वेज अडॉप्ट कर लिया, आंध्रा ने कर लिया, तेलंगाना ने कर लिया, सबने 3 लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट किया हुआ है। उन्होंने ये इंसिस्ट नहीं किया, सिर्फ तमिलनाडु ही एक प्रदेश है जो कि 2 लैंग्वेज पॉलिसी पे इंसिस्ट करता है, क्योंकि तमिल जो है वो उसको बहुत क्लोजली यहाँ के पॉलिटिक्स, यहाँ के कल्चर, यहाँ के आइडेंटिटी से रिलेटेड है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप केरल में जाएंगे, उसका एक अलग कारण है। केरल के लोग शुरू से ही बहुत आउटगोइंग रहे हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे केरल पलायन करके गल्फ देश गए, काम किया उन्होंने। कई सारे नॉर्थ में भी आते हैं। आपने देखा होगा जितने हॉस्पिटल्स आप जाएंगे, बहुत सारे आपको मलयाली नर्सेस मिलेंगे, वो लोग नॉर्थ में आके काम करते हैं। आपको ये ताजुब होगा, गल्फ वॉर जब हुआ वहां पर भी आएंगे बहुत सारे नर्सेस केरल से होंगे, हर जगह जाते हैं और बड़े मतलब पूरा देशांतरण उनका पूरे दुनिया भर का मतलब वो घूमते हैं। उनका देयरफॉर और लिटरेसी रेट बहुत हाई है, उनको बड़ी अच्छी उनको उनकी पकड़ है। और और इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने मलयालम को छोड़ दिया है। मलयालम में जितने अखबार छपते हैं केरल में, एक भाषा का कहीं और नहीं छपता होगा, इतने वहां पर मलयालम भाषा में अखबारें हैं, पत्रिकाएं हैं और पूरा का पूरा सिनेमा वहां पर है, सब कुछ है। मगर उनको हिंदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनको नहीं लगता है कि वो बड़े कॉन्फिडेंट है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा कि हिंदी ओवरटेक कर लेगा, हमारे आइडेंटिटी चली जाएगी, वो कॉन्फिडेंट। तो ऐसे ही दूसरा किस्सा है तेलंगाना का,
ऐसे ही मगर कर्नाटका में भी एक अब सोच धीरे धीरे आ रही है। एक कारण और है, अब आप देखेंगे कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में या तो कांग्रेस पावर में रहा है या बीजेपी कर्नाटका में। अब तो उससे क्या हुआ है कि पॉलिटिक्स जो है, डीएमके ने जिस तरीके से एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स किया है वो वहां नहीं हुआ है। मगर आंध्र प्रदेश जब उसका विभाजन हुआ 1953 में, तमिलनाडु से वो अलग होके एक अलग प्रदेश बनाना चाहते थे, आपको याद होगा। और वो एक बड़ा उग्र रूप लिया था उस एजिटेशन में। उस एजिटेशन में तेलुगु देश अलग बनाना है, तेलुगु देशम, आंध्र प्रदेश भी बना आंध्र प्रदेश। मगर एक बार वो स्टेट बनने के बाद, उसके बाद उन्होंने लैंग्वेज पे नहीं गए, वो छोड़ दिया उसका, वो आइडेंटिटी वहीं खत्म हो गई। उसके बाद तेलुगु बिड्डा करके एनटी रामाराव ने यूज किया पॉलिटिक्स में 1982 में। उन्होंने उस प्राइड पे जीता, मगर उसका जो है भाषा से लिंक नहीं हुआ है। ये बड़ी अलग वहां की वो है। बहुत बहुत फैसिनेटिंग बातें पता चल रही हैं साउथ ऑफ इंडिया के बारे में। लेकिन आपने ये जो बात बताई श्रीनिवासन जी की और प्रदेशों ने अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखी और उनको हिंदी थोपी हुई नहीं लगी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आ जाइए पढ़ा दीजिए, और उनकी भाषाओं को कोई फर्क भी नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है कि आज तेलुगु सबसे ज्यादा यूट्यूब चैनल पेनिट्रेशन, जो स्टेटिस्टिक्स अगर आप देखें तो वो तेलुगु स्पीकिंग है, क्योंकि वो विदेश भी गए हैं, वहां पर भी खूब सारे टेलीविजन चैनल्स भी हैं, एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं तेलुगु में। ऐसा ही हाल मलयालम का है, बिल्कुल वैसे ही कन्नडिगा का है। तो अब आप इसी इसी आर्गुमेंट को अगर आप तमिलनाडु पर लगाएं तो तमिलनाडु घिरा हुआ है 3-4 ऐसे स्टेट्स से जहां पर हिंदी थोपी नहीं गई, उन्होंने एक्सेप्ट की और उससे उनकी आइडेंटिटी भी नहीं खत्म हुई है। जी, सब लोगों की ये आइडेंटिटी बात बनी सही हुई है। है। फिर व्हाट इज दिस फियर? देखिए, जैसे मैंने कहा कि तमिल का जो पूरा एवोल्यूशन है वो बहुत पुराना है, और तमिल में इतने सारे जो राइटिंग्स हैं, यदि आप देखेंगे, ये तमिल मूवमेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट ही नहीं है, ये एक क्लासिकल भाषा है जो अभी भी वैसे ही बोली जाती है, आज से कई 100 सालों पहले जैसे बोली जाती थी। और बहुत सारे काव्य यहाँ लिखे गए हैं। रामायण के यहाँ पर 4 अपने वर्जन हैं। तुलकाप्यम करके है, इधर कंब रामायणम करके है। आई पेरुम 5 बड़े बड़े यहाँ पर काव्य लिखे गए हैं। तो ये यहाँ पर जो है लोगों के खून में बड़ा रचा बसा है भाषा। आपको बड़ा ताजुब होगा, यहाँ पर अभी भी मैं यहाँ पर एक तमिल न्यूज चैनल चलाता हूँ, उसमें जो भाषा का जो प्रयोग होता है वो बड़ा, आप हिंदी में कहें तो बड़ा क्लिष्ट भाषा का, वो जो बोलचाल की भाषा जो है, लिंगुआ फ्रैंका जो कहते हैं, हम और आप जिस हिंदी में बात करते हैं, और वहां पर अमूमन आपने देखा होगा जो हिंदी चैनल है उसमें बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है। इवन जो हिंदी के अखबार है उसमें कई सारे अंग्रेजी के शब्द आ गए हैं, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। आप पढ़िए कोई भी अखबार लेके, उसमें बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों का आपको, जैसे प्रधानमंत्री लोग ने कहना छोड़ दिया, पीएम मोदी कहते हैं। अरे इतना पीएम अच्छा मोदी शब्द है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? तो वहां पर स्पेस छोड़ कम दिया लेता लोगों है। ने। स्पेस कम लेता हो, एक कारण होगा हेडलाइन के लिए अंदर कॉपी में भी। मगर यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ उस बात पे। यहाँ पर जो बोलचाल की भाषा है, जो कि बोली है, जिसको कि आप डायलेक्ट कह सकते हैं, वो थोड़ा सा वेरी करता है। मदुरई में कोई और डायलेक्ट है, तिरुनेलवेली में कोई और डायलेक्ट है, कोयम्बतूर में कोई और डायलेक्ट है, चेन्नई का अपना एक भाषा है। मगर जो लिखने वाली भाषा है वो सब जगह एक ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूज होता है उसी भाषा का टेलीविजन में प्रयोग किया जाता है। टेलीविजन एंकर को यदि एयर कंडीशनर बोलना होगा तो एयर कंडीशनिंग एसी कोच नहीं कहेगा। हाँ, तो यहाँ का जो उसका जो एक ट्रांसलेशन है वो उसी को बोलेगा। वो क्या है? और उनका अपना, जैसे जैसे कुளிर साधन पेटी फॉर एसी, दे डोंट से एसी, कुளிर साधन पेटी। बस को दे से पेरुंद, बस का प्रयोग नहीं करते हैं। अंग्रेजी शब्दों का
खूब दे अवॉइड, आप हिंदी छोड़िए, अंग्रेजी शब्दों का ही प्रयोग नहीं करते हैं कई सारे। जैसे इंटरनेट है, इन्होंने अपना एक शब्द है इनेयदलम। सो बहुत सारे ऐसे जो एक ये जो एजिटेशन हुआ, मैं आपको जो पहले हिस्ट्री बता रहा था उसमें मैं ये कहना आपका रह गया, उसमें द्रविड़ाइजेशन ऑफ तमिल भी हुआ है। संस्कृत वर्ड्स को हटा के उसका एक द्रविड़ाइजेशन भी हुआ है। तो ये सब कारण है, हिस्टोरिकल कारण है। यहाँ पर टेलीविजन जो चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, उसमें भी आप बताइए, आप हिंदी चैनल में बैठे हैं और लोपथगामिनी बोलना शुरू करें ट्रेन के लिए, या कैसा लगेगा? मगर ये यहाँ तो पर इट विल इसी को गो देख के अगेंस्ट भाषा का द श्रीनिवासन जी। अगर मैं इस तरीके से बोलने लगूंगा तो अगर मैं किसी चैनल में होता तो मेरा एडिटर ही मुझे नौकरी से निकाल देता कि एक ऐसी जी राजभाषा इस्तेमाल कर रहे हो। जो प्रेस रिलीज आती है हिंदी में, वो न्यूज रूम्स में बताया जाता है कि ऐसे नहीं बोलना है, जी। इस मगर तरीके से यहाँ का नहीं कल्चर कम्युनिकेट ऐसा नहीं करना। है। नहीं, यहाँ का कल्चर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अभी भी आप जितने, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इतना क्लिष्ट तमिल बोलिए किसी समझ में ना आए, ऐसा भी नहीं है। मगर कई सारे किताबें लिखी गई हैं तमिल में, जो कि बड़ी, देखिए, एलिगेंस ऑफ द लैंग्वेज, आप जो है उस भाषा का एक अपना पूरा वो है, उसको रखिए, उसके साथ उसको बोलिए, तो लोग उसका प्रयोग भी करते हैं। देखिए, कई सारी यहाँ किताबें, उपन्यास हैं लिखी गई हैं, कई सारी किताबें हैं, लिटरेचर है, उससे बड़ी सरल भाषा का भी प्रयोग हुआ है। ऐसा नहीं है कि, मगर बाकी जो विदेशी भाषा है उसको उन्होंने कम प्रयोग किया है। उन्होंने ये तो आपको बता रहा हूँ, द्रविडाइजेशन ऑफ तमिल लैंग्वेज, जो पॉलिटिक्स में यूज होता है, पॉलिटिकल स्पीचेस में यूज होता है, जो टेलीविजन लैंग्वेजेस चैनल्स यूज करते हैं। मगर आम जनता जो है वो इतना क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करती है। वो बोलचाल की भाषा में कई सारे उसका प्रयोग करती है। तो यहाँ पर भाषा एक बहुत बड़ी, और कई लोगों का नाम ही यहाँ पर भाषा है। तमिल तमिल से रिलेटेड नाम जो है, नामकरण जो होता है बच्चों का, वो वहां पर भी होता है, नॉर्थ में भी होता है, मगर इतना नहीं होता ना यहाँ पर है। तो ये एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, और बहुत लोगों के उससे बड़ा जुड़ा हुआ है। सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, उसके आगे भी है, कल्चर भी है। समझ गया। मेरे आखिरी दो सवाल श्रीनिवासन जी। एक सवाल तो ये है कि आपने सही कहा कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। मतलब कम्युनिकेशन में हिंदी का प्रयोग होता है और कम्युनिकेशन में अंग्रेजी का भी प्रयोग होता है। सो इन इफेक्ट हमारे पास दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है कि तमिलनाडु को विदेश से आई हुई एक ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश से परहेज नहीं है, लेकिन उसको हिंदी थोपी हुई लगती है। कोई भी नेता बड़ा होगा वो अंग्रेजी में बात करने में उसको संकोच नहीं होगा। एलियन लैंग्वेज, इस देश की भी नहीं, लेकिन हिंदी से है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, कोई भी भाषा इसलिए सीखा जाता है, उसकी उपयोगिता क्या होगी। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, आंध्र प्रदेश में इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे, जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने तो कहा कि तेलुगु सीखने की कोई जरूरत नहीं है, सभी स्कूलों में बच्चों को आप सिर्फ इंग्लिश सिखाइए, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। आप देखेंगे नॉर्थ में भी कई जगह देखेंगे, अब सब जो माँ बाप हैं अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भेजना चाहते हैं। पहले प्रेफरेंस वही रहता है। क्यों? उससे उनका तालीम जो है इंग्लिश में यदि होती है तो उनकी नौकरी की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। वो बाहर भी पढ़ सकते हैं, हायर एजुकेशन कर सकते हैं। देखिए, आप कितनी भी ये सब, यहाँ पर भी कोशिश हुआ कि तमिल में इंजीनियरिंग हो। यहाँ पर आपका अन्ना यूनिवर्सिटी में इन्होंने कहा कि आप जो है तमिल में इंजीनियरिंग पढ़िए, हम आपको नौकरी भी देंगे, तमिल जो वहां से पास होके आएगा, कोटा देंगे उसके लिए। जैसे जापान में जो है वो इंजीनियरिंग जो है तमिल में, जापानीज में है, वो अंग्रेजी में तो नहीं पढ़ते हैं। हम लोग साइंस जो है इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसका ट्रांसलेशन करते हैं। बहुत सारे जो रिसर्च हैं वो उसी भाषा में होती है ना। तो यहाँ पर उसकी कोशिश की गई, मगर हुआ क्या, पढ़ के इंजीनियरिंग तमिल में आए बाहर, उनको नौकरी कहीं नहीं मिली। क्योंकि और ये बात कर्नाटक में भी लोग समझ रहे हैं, अब वो बोलना शुरू कर रहे हैं। इवन वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने हिंदी सीखी, हमने इंग्लिश सीखा, कन्नड़ा भी सीखा, मगर हमको लगा कि हिंदी सीखने से हमको नौकरी मिलेगी। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो नौकरियां हैं
उसमें या तो एग्जाम्स इंग्लिश में होती हैं, हिंदी में होती हैं, तो उनको कहा जाता है आपने तो हिंदी सीखी है ना, इसमें आप एग्जाम दीजिए। मगर उनका हम्म। हिंदी का वो लेवल नहीं है, प्रोफिशिएंसी इतना हाई नहीं है कि नौकरी पा सकें, तो उनको नौकरियां नहीं हम्म। मिल रही हैं। तो उनका ये हम्म। कहना है यार हमने हिंदी सीखा, हमको उसके बावजूद हमको नौकरी नहीं मिल रही है, हाँ। क्योंकि हिंदी में हमारा उतना प्रोफिशिएंसी नहीं है। क्योंकि आप जब तक हिंदी बोलेंगे नहीं, और आप साउथ में हैं और हिंदी यहाँ पर आपने सीखी है, आप हम्म। किसी स्कूल में चले गए, आपने वहां से हिंदी सीख ली है, मगर प्रोफिशिएंसी तो नहीं बढ़ा ना आपका। आप एक उसके बेसिस पे आपको नौकरी नहीं मिल सकती है ना, हिंदी के हम्म। बेसिस पे। तो अब उनका ये जैसे ये कहना है बिल्कुल कि वैसे ही देखिए, हो गया, जैसे कि अगर मैं तमिल सीखना शुरू करूं तो शायद 2-3 साल में कुछ टूटी फूटी सीख पाऊं, लेकिन फिर अगर मुझे ये कह दिया जाए कि अब चलिए आपके जीवन का पूरा ध्येय ही सब कुछ तमिल में होगा, देन आई विल फेल। मैं कंडक्ट ही नहीं कर आ, पाऊंगा अपने आप को, ये वैसा है। नहीं, उसको फिर आपको फिर तमिल उतना ज्यादा सीखना होगा जिस तरीके से मैंने हिंदी सीखी। यदि आपको हम्म। यूटिलिटी यदि है उसका, तो फिर लैंग्वेज हम्म। की यूटिलिटी है। मुझे एक हिंदी चैनल में भी काम करने का मौका मिला है। मैंने जी। एक तमिल चैनल, हिंदी अखबार में भी काम किया है, उसका मैं पर इंग्लिश तमिल चैनल में भी काम कर रहा हूँ। हम्म। और मैं इंग्लिश में भी करता करता रहा हूँ, अभी करता हूँ। फेडरल हमारा इंग्लिश में ही है। देखिए, ये किस तरह का आप नौकरी कर रहे हैं। यदि आप साइंसेस में जाते हैं, यदि आप हायर साइंस में जाते हैं, यदि आप डॉक्टरेट करना चाहते हैं, आप पीएचडी करना चाहते हैं, यदि आप तो फिर अपॉर्चुनिटी जैसे जैसे, और सबकी आकांक्षा होती है कि देखिए, जॉब और आपकी तनख्वाहें सीधा हम्म। इससे रिलेटेड है कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है और कितना ऊपर आप करेक्ट। जा रहे हैं। एम्बिशन भी है ना लोगों का। तो ये सब बातें जुड़ी हुई हैं, इतना सिंपल नहीं है। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल श्रीनिवासन जी, और वो है राजनीति से जुड़ा हुआ। आपने बार बार इस बात का उल्लेख किया कि जितना वो लोकल प्राइड, तमिल प्राइड और इस सब से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अहम मुद्दा है, उतना ही ये राजनीति भी है। तो क्योंकि अभी तमिलनाडु में चुनाव आने वाले हैं, अगले साल ही है, आपको लगता है कि इस पूरे आंदोलन का, या ये जो पूरी बात हो रही है, इसका खामियाजा अ, अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, और इसका राजनीतिक फायदा डीएमके ले सकती है, क्योंकि वो सत्ता में है और वो अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करेंगे कि देखो हमने हमने बचाया। देखिए, ये बात सही है कि अभी जो है डीएमके को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है, क्योंकि उनके लिए तो बहुत बढ़िया एक जो है, आप ये कह सकते हैं कि यदि क्रिकेट का आप एनालॉजी लें, तो ये तो फुल टॉस फेंका उनके लिए हम्म। सेंटर ने। तो इसको स्टालिन जो है बहुत बढ़िया छक्का मार रहे हैं इस पे, और यहाँ पर लोग इमीडिएटली इस पे रिएक्ट करते हैं। भाषा उनके लिए बहुत जरूरी है, तो इस बात को लेके यहाँ पर एक यूनिटी भी बन जाती है सब पॉलिटिकल पार्टीज में। कि एआईडीएमके जो कि बीजेपी के साथ था, उसको भी बड़ी दिक्कत होगी अलायंस में रहने पे। भाषा का विरोध करके नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, यहाँ पर बड़ा मुश्किल है। तो फिर डीएम के लिए तो बड़ा अच्छा है। तो फिर आपको ये आपके जहन में ये सवाल उठेगा, फिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रहा है? वो तो बहुत समझदार पॉलिटिकल पार्टी है, उसके जो नेता हैं वो तो बहुत ज्यादा समझदार हैं, ऐसा क्यों करेंगे? हम्म। ये एक गुत्थी है। मुझे हम्म। लगता है कि बीजेपी ने कई सारे चीजों के यहाँ पर कोशिश किया, हिंदुत्व का यहाँ पर प्रयोग किया, मगर कोई कोई मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम होता नहीं है। तो वेल यात्रा करके क्योंकि एक आइडेंटिटी रिलीजियस, आइडेंटिटी तमिल है, इसलिए नहीं होता। तमिल और सब नेशनलिज्म भी है यहाँ पर, तो वो, हम्म। हाँ, वो एक कारण है। तो वो उस पे नहीं हुआ। उसके बाद फिर कई सारे यहाँ पर कोशिशें हुई, गवर्नर ने भी कई सारी चीजों को उठाया, मगर बीजेपी अपना, जैसा आपने कहा ना, पाँव नहीं पसार पाई, यहाँ पर पाँव नहीं रख पाई है। तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ का 5 कोणी हो सकता है, यहाँ का अगला 2026 का असेंबली का चुनाव। क्यों? हम्म। एक तो एडीएमके का अभी तक कोई अलायंस बना नहीं है। डीएमके का अपना एक तगड़ा अलायंस है, जारी है, 2021 से पहले से उनका अलायंस है। जो विजय हैं, एक्टर हैं,
वो एक नया उन्होंने एक अपना पार्टी बनाया टीवी करके, और उनका एक उनके साथ ये अपने जुड़े हैं प्रशांत किशोर, उनका कैलकुलेशन है कि 18% वोट उनको मिल सकता है, 18 के करीब। इसके अलावा तो ये और छोटी पार्टियां हैं यहाँ पर, तो लगता है कि 4 या 5 कोणीय चुनाव हो सकता है। उसमें यदि पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है, एक तरफ डीएमके और दूसरी तरफ बीजेपी, तो हो सकता है कि बीजेपी को इसका फायदा मिले। तो क्या इस राजनीति को, इस भाषा जैसे चीज को लेके ध्रुवीकरण कर सकते हैं? इसकी भी हो सकता है कोशिश हो रही हो, मगर मुझे लगता है कि इसमें उनको शायद सफलता ना मिले। मगर अभी हमें देखना होगा आगे कैसे बढ़ता है, क्योंकि अभी तो ये टेस्टिंग स्टेज है। देखिए, आपने एक पानी में पत्थर फेंका, देखे कहाँ तक जा रही है, तो ये देख रहे हैं एक देखिए बीजेपी आगे क्या करता है। मगर फिलहाल मुझे लगता है कि एक अटेम्प्ट है, क्या ध्रुवीकरण इस तरह से किया जा सकता है जी। एस श्रीनिवासन जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये समय देने के लिए। बहुत अच्छे से आपने एक पर्सपेक्टिव में रखा है नॉर्थ इंडियंस को, ताकि समझ में आए कि जो हो रहा है तमिलनाडु में वो क्यों हो रहा है। तो आज शायद लोगों को एक अंदाजा मिलेगा और समझ में आएगा कि इसके पीछे की बात क्या है और पीछे का सेंटिमेंट क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों आपका भी। है। नमस्कार। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।